So today we have with us Poonam ma'am, owner of Muskan Luxury Salon, quite popular in Saharanpur. So hello ma'am. हेलो हाय। हाय। सो आज का इंटरव्यू शुरू करते हैं, आज की बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैम आपने करियर स्टार्ट किया, आपका क्या इंस्पिरेशन रहा कि आई वांट टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट? तो आपने क्या सोच के मतलब इसमें आए आप? नमस्कार, मैं पूनम बाली सहारनपुर से हूँ और मैं आज नंदिनी ने मुझे इस बारे में कांटेक्ट किया तो मुझे अच्छा लगा नंदिनी। मैंने जो ये करियर स्टार्ट किया आफ्टर मैरिज। okay. हाँ जी। तो बट पहले से मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, मैरिज से पहले बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मैं साइंस की स्टूडेंट थी तो मैं ये सब नहीं करती थी उस टाइम। बट ये था कि मेरे को, मैं बहुत क्रिएटिव थी। तो क्रिएटिव होने में, और ये फील्ड जो है हमारा बहुत क्रिएटिव फील्ड है, तो इसमें मुझे बहुत मतलब कुछ सीखने के लिए मिलता था, कुछ आगे 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 और कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए मिलता था, तो मैं इस फील्ड में आई फिर। ठीक है। तो मतलब इंस्पिरेशन ये था कि आपको इधर से थोड़ा अट्रैक्शन पहले से ही था? पहले से था। वो एक्चुअली क्या था कि जिस टाइम से मैंने किया है तो मेरी करियर को 30 साल हो गए हैं इसमें। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर इतना सब नहीं होता था, और उस टाइम पर सिर्फ ब्यूटी पार्लर हुआ करते थे, और आज के टाइम पर मेकओवर्स हैं, है ना। तो वो ब्यूटी पार्लर में तो हर चीज आया करती थी, हर एक वर्क हम लोग हर एक सर्विसेज करते थे। तो उसमें मेरे को किसी भी चीज में इंटरेस्ट आ जाता था, क्योंकि वो क्रिएटिविटी का फील्ड है एक्चुअली ये। ओके। तो मैम जैसे आपने बोला कि अभी मैं किसी तरह का भी वर्क कर लेती, तो क्या पार्लर आपने सबसे, जैसे मुस्कान ब्यूटी पार्लर आपका फर्स्ट ओपनिंग था, तो आपने उससे पहले कहीं और जॉब की या फिर आपने डायरेक्ट ही नहीं, जॉब तो मैं नहीं कहूंगी। मैं शादी से पहले जॉब करती थी, मैं टीचिंग करती थी। और मैं साइंस की स्टूडेंट थी, और साइंस के स्टूडेंट्स को ही मैं पढ़ाती थी। और मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो ड्राइंग और पेंटिंग बहुत अच्छी थी। मैंने IGD बॉम्बे आर्ट भी किया हुआ है, MSc BEd किया हुआ है, और केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से। तो ड्राइंग बहुत अच्छी होने की वजह से मैं इस फील्ड में आई पहले तो। और फिर उसके बाद जब मेरे को लगा कि ये करना चाहिए, तो मैं लेकिन जॉब करती थी टीचिंग मैरिज से पहले। बट बाद में मुझे लगा कि जॉब मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि मेरी मैरिज हो गई थी, तो मेरी फैमिली को भी मुझे सपोर्ट करना था, अपनी फैमिली को देखना था। तो इस वजह से फिर मैंने नहीं किया, जॉब नहीं किया मैंने इस फील्ड में, नहीं और किसी में भी नहीं किया मैरिज के बाद। तो सपोर्ट से आया कि जैसे कि आपने करियर इसलिए चुना कि इंटरेस्ट तो आपको तो चलो था, बट एक होता है पैशन, तो आपने पैशन की वजह से यही चुना, या फिर आपको ऐसा था कि यार आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट लेडी, मुझे अपना घर चलाना है और मुझे ना अपने पैरों पे खड़ा होना है? देखिए नंदिनी, क्या होता है कि कोई भी लेडी अगर अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाती है, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं बनाती, वो अपनी फैमिली का सपोर्ट करती है। खुद तो इंडिपेंडेंट हो ही जाती है, बट अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है। तो मेरा मेन मकसद था कि मैं कुछ करती भी रहूं, और मेरी क्रिएटिविटी भी चलती रहे, और मेरा इंटरेस्ट भी कायम रहे, प्लस मेरा जो फैमिली है मैं उसको भी सपोर्ट कर सकूं। और मेरा शुरू से था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूं। ओके। तो बेसिकली इस करियर के लिए मतलब हम चाह रहे हैं कि हम ये जान पाए कि इस करियर में घुसने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इस करियर में क्या बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपने कहीं से सीखा है या? हाँ, मैं बताती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया तो सीखने की बात अगर हम करें तो मेरी जो फर्स्ट गुरु हैं वो मेरी मदर, बट वो इस फील्ड में नहीं थी, पर मैं उनसे बहुत कुछ सीखती थी। मेरी मदर ही सबसे ज्यादा क्रिएटिव थी, तो वो सिलाई वगैरह सिखाया करती थी स्टूडेंट्स को, तो मैं उनसे वो भी सीखती थी। तो मैंने सिलाई का भी वर्क किया था साथ में। और मेरी मदर मेरी पहली टीचर थी, उसके बाद मेरी सिस्टर मेरी टीचर थी। मेरे से 2 साल बड़ी थी वो, बट अब नहीं है इस दुनिया में, वो कोविड में चली गई है। तो वो बहुत क्रिएटिव थी, वो आर्ट्स स्टूडेंट थी, तो वो कभी मेहंदी लगाती थी, कभी कुछ, तो उनके पीछे पीछे मैं सीखा करती थी, अपनी बहन के पीछे पीछे। अच्छा। बस। और फिर उसके बाद थोड़ा मैं शार्प माइंडेड रही हूँ शुरू से, और क्रिएटिविटी की वजह से तो मैं कुछ भी देखती थी या कुछ भी सुनती थी तो मैं एकदम कर लेती थी। ठीक है। पर तो सीखना तो पड़ता है, लेकिन पहले मैंने नहीं सीखा।
Okay. पहले मैंने नहीं सीखा, मैंने अपना सैलून स्टार्ट कर दिया था, पार्लर, अच्छा, first इनफैक्ट time? पार्लर। हाँ, मेरे को इंटरेस्ट पर ही मैंने सीखना पार्लर स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि तब ना तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हुआ करता था और बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं था ये फील्ड। तो हमारे को थोड़ा काम करने से ही अच्छा होने लगा था, लेकिन हाँ जी, रिस्पॉन्स अच्छा था। तो धीरे धीरे जब मुझे ये लगा कि अब मुझे इस फील्ड में आते जाना चाहिए और अपडेट होते जाना चाहिए, तो मैं रेगुलर अपडेट होती रही। Okay. अपना वर्क करते करते अपडेट होती रही मैं। तो आपने बोला कि जैसे आपको आपकी फर्स्ट टीचर आपकी मॉम थी, हाँ, बट आपने ये नहीं बताया कि मतलब आईब्रोज ये सब है, फेशियल्स है, हाँ, यू हैव आपने उनसे सीखा कि निटिंग कैसे करते हैं कुछ, हाँ, तो वो एक अलग रेल्म है। हाँ। अब मुझे उसमें घुसना है, तो मैं क्या चीज मैंने बताया कि मदर मेरी फर्स्ट टीचर थी, बट मेरी इस फील्ड में आने के लिए मेरी बहन थी। तो वो क्रिएटिव थी, वो सब ये सब किया करती थी, थ्रेड चलाना या मेहंदी लगाना, तो मैं उसके पीछे पीछे, छोटी बहन थी तो मैं उसके पीछे पीछे किया करती थी। तो बस मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था। तो फिर मैंने शादी के बाद ये सोचा कि मैं जॉब में नहीं रह सकती थी, क्योंकि मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, मैं सबसे बड़ी थी अपनी फैमिली में, तो मैं नहीं कर सकती थी, जॉब नहीं कर सकती थी। तो मैं, और दूसरा मेरा क्या था कि मैं बाउंड होके वर्क नहीं कर सकती। तो मेरा ये है कि मैं अपना काम भी करूं और खुश रहकर काम करूं और खुले मन से काम करूं। तो मैं इस फील्ड में इसलिए आई, मैं नहीं दिया मैंने इसलिए। हाँ जी। तो आपने सबसे पहले मुस्कान ब्यूटी पार्लर खोला, तो मुस्कान ब्यूटी पार्लर को खोलने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट्स रहे आपके, और सब सपोर्टिव रहे या रुकावटें ऑब्वियसली आई होंगी कि आप सबसे पहले ओपनिंग ही आप पार्लर से कर रहे हो, वो एक बड़ी चीज होती है। हाँ, सबने विश्वास दिखाया या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ऊपर माता रानी की इतनी कृपा रही कि मेरे क्लाइंट्स ने मुझे वेरी फर्स्ट डे से इतना विश्वास दिखाया कि मुझे आज यहाँ तक पहुंचाने वाले मेरे क्लाइंट्स हैं। और इस फील्ड में क्या, आज तक का जितना फील्ड मेरे साथ है, उस हर एक फील्ड में मेरे 101% मेरे हस्बैंड, मेरे सपोर्टर और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे हैं। तो उनके सपोर्ट के बिना तो मैं आगे नहीं जा सकती थी। और मैं ही क्या, कोई भी लेडी, कोई भी लड़की किसी के सपोर्ट के बिना आगे नहीं जा सकती है। इवन कोई लड़का भी अगर वर्क करता है तो उसको भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। हर किसी को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी काम एक इंसान अकेले नहीं कर सकता है। तो मैम जनरली अब जैसे आप जिस जनरेशन से आते हो, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई गर्ल्स के लिए बहुत मुश्किल हुआ करती थी, उसमें भी आपने करियर चुन लिया मेकअप आर्टिस्ट। बिल्कुल। आप इंस्टेड आपने बोला कि मैं मैरिज के बाद मैं आई इस करियर में, स्टिल इतना भी फॉरवर्ड नहीं हुआ था, तब भी आपने बोला कि मेकअप आर्टिस्ट, तो ऑब्वियसली घर पे हुआ होगा, अरे शी विल बी अ मेकअप आर्टिस्ट। तो वो कैसा रहा? देखो, शादी के बाद मैंने स्टार्ट किया, तो मेरा एक यही ड्रीम था कि मैं कुछ अपने हाथ से काम करूं और उसी काम को मैं बहुत आगे लेकर जाऊं। तो वो, लेकिन उस टाइम पर मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते थे। उस टाइम पर ओनली पार्लर हुआ करता था, ब्यूटी पार्लर। ठीक है। और ब्यूटी पार्लर में भी लोग ना उसको नाई की दुकान बोलते थे। फैक्ट ये है, क्योंकि सोच बहुत छोटी थी, बड़े लोग थे, पुराने लोग थे, वो इसको बहुत अच्छा काम नहीं समझते थे। लेकिन आज क्या है, आज की जनरेशन और आज के पेरेंट्स, उनकी सोच बढ़ गई है, काफी अच्छी हो गई है, काफी बढ़ गई है सोच। तो वो इस फील्ड को बहुत अच्छा मानते हैं और ये बहुत अच्छा फील्ड है। बहुत अच्छा फील्ड है। मैं चाहूंगी कि इस फील्ड को हर एक लड़की को सीखना चाहिए। मतलब डेली रिक्वायरमेंट के लिए, अपने लिए सेल्फ ग्रूमिंग तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। सेल्फ ग्रूमिंग तो एटलीस्ट तो इसको थोड़ा सा डिस्कशन को अगर हम शिफ्ट करें फ्रॉम यूथ, इफ सम हाउसवाइफ्स आर ट्राइंग टू कि चलो कुछ करते हैं अपनी डेली नीड्स के लिए, दे वांट टू सेट अप अ पार्लर इन देयर होम्स ओनली, तो उसके लिए बेसिक उन्हें क्या, किस चीज से स्टार्ट कर देना चाहिए? उनके पास इतना कैपिटल नहीं है। वो बस करना चाहती है। मैं तो देखो ये सजेस्ट करना चाहूंगी किसी भी लेडी को, किसी भी लड़की को, कि सबसे पहली चीज उनके अंदर कॉन्फिडेंस। पहले जैसे आपने अभी मुझे बोला था कि आपने एकदम से पार्लर स्टार्ट किया और कुछ जॉब नहीं की, कुछ ऐसा नहीं किया, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। तो हर एक के अंदर, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, किसी के अंदर भी पहला काम कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जब कॉन्फिडेंस होता है तो आप कोई भी फील्ड को चुन सकते हो अपनी, और उस फील्ड में जब कॉन्फिडेंस आता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। और कोई लड़की या कोई लेडी अगर ये घर से स्टार्ट करना चाहती है, तो सब ये वाला जो काम है हमारा सैलून का, पार्लर का, ये जो काम है, ये घर से स्टार्ट करने में बहुत बेनिफिट देता है। अच्छा। उसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। और जैसे कि मैंने भी नहीं की थी, मेरा एक चेयर का पार्लर था, एक चेयर, एक फेशियल बेड और एक शीशा, बस। अच्छा। इतने से मैंने स्टार्ट किया था। तो बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं हुई थी उस टाइम पर, वो भी ज्यादा लगती थी क्योंकि बहुत
नहीं होता था उस टाइम सब, तो लेकिन वहां से स्टार्ट किया था और इतने से ही कोई लेडी स्टार्ट कर सकती है। ओके। हाँ, और उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगी, लेकिन अपने अंदर अगर वो कॉन्फिडेंस रखेगी तो वो मेरी तरह भी 1 चेयर से 20 चेयर पर पहुंच सकती है। डेफिनेटली। हाँ जी। तो 20 चेयर की बात हुई है तो मुस्कान लग्जरी सैलून पे आ जाते हैं। जी जी। तो अपग्रेड हुआ है, बहुत अपग्रेड हुआ है, बहुत अपग्रेड हुआ है, ब्यूटी पार्लर से वो आया है। बिल्कुल। तो उसमें कुछ अपग्रेडेशंस है, मैंने भी विजिट किया है, अच्छा है। फेशियल्स उसमें स्पाज आए हैं, तो उस पे आप कुछ हाईलाइट करिए कि क्या क्या है उधर। मैं बताती हूँ। देखो, जैसे आपने कहा कि मुस्कान पार्लर से लग्जरी सैलून आया है, तो पहले तो मैं अपनी इस जर्नी को आपको बताना चाहूंगी कि पहले मुस्कान ब्यूटी पार्लर था और उसके बाद हमने उसको अपग्रेड किया, तो उसमें हम नेल्स भी हमने ऐड ऑन किया और बहुत सारी चीजें जैसे टूथ ज्वेलरी ऐड ऑन की उसमें हमने, और हेयर एक्सटेंशंस, कलर्ड हेयर एक्सटेंशंस। अभी ब्लैक हेयर एक्सटेंशंस आए हैं, मैंने कई साल पहले हेयर एक्सटेंशंस किए थे जो कलर्ड हेयर एक्सटेंशंस थे, तो उन चीजों को मैं अपग्रेड करती गई। तो और परमानेंट आई मेकअप हो गया, परमानेंट लिप्स मेकअप हो गया, इनको मैंने किया, लेकिन लोग इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे इन सब चीजों के, तो वो हमें लगा कि ये इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। तो बट मैंने उसको मुस्कान ब्यूटी एंड नेल स्टूडियो में ले आए हम उसको, क्योंकि स्टूडियो का जमाना आ गया था। और उसके बाद अब आपने तो देखा ही है और आपको पता ही है, तो वो अब लग्जरी में कन्वर्ट हो गया है। तो एक पार्लर है हमारा मुस्कान पार्लर, और मुस्कान ब्यूटी एंड नेल स्टूडियो, एंड एक मुस्कान लग्जरी सैलून है। ओके। तो इसमें जो आपने सैलून की बात बताई, इसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा फेशियल्स भी कुछ ऐड हुए हैं, हाइड्रा एंड बहुत हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा तो अब देखा जाए तो एक तरह से जिस टाइम आया था, जब हमने सैलून ओपन किया था ये 2 साल पहले, तो तब कहीं पर ही था, बट अब बहुत सब लोगों, ज्यादातर मैक्सिमम लोगों के पास ही आ गया है हाइड्रा। और मेरे पास हाइड्रा से ऊपर भी है जिसका नाम है ऑक्सीजनो। वो हमारी रिंकल्स को क्लियर करता है, और जो डार्क हमारी पैचेस होते हैं, मिलाजमा और ब्लेमिशेस होती हैं, उनको क्लियर करता है, डार्क टोन को ठीक करता है। तो वो कोरिया का है ट्रीटमेंट हमारे पास। और हाइड्रा जो है वो डीप कंडीशनिंग का काम करता है, वो भी हमारे पास है। और इसके अलावा अपग्रेडेशन में जाएं अगर हम, तो जैसे हम नॉर्मल मैनी पैडी किया करते थे, तो मैनी पैडी छोड़कर अब उसमें और भी ज्यादा हाई आ गया है, जैसे फुट फेशियल, हैंड फेशियल आ गया, उसमें भी हाइड्रा एंड ग्लाइको आ गया है, प्लस कैंडल थेरेपी। ये काफी ज्यादा एडवांस है, कैंडल थेरेपी है। प्लस केमिकल में अगर हम जाएं तो केमिकल में बहुत ही ज्यादा हो गया। जैसे पहले सिर्फ रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, केराटिन होती थी, तो अब हम लोग बोटॉक्स, नैनोप्लास्ट या परमानेंट स्पा, एक स्पा ही हुआ करता था पहले, अब हम परमानेंट स्पा भी दे रहे हैं। 1 ईयर वैलिडिटी तक होता है। नहीं, वो परमानेंट स्पा 1 ईयर वैलिडिटी नहीं है उसकी, उसकी 2 to 3 months होती है। ओके परमानेंट बट स्पा। ओके, हाँ, क्योंकि जो हम नॉर्मल स्पा करते हैं, तो वो नॉर्मल स्पा तो आपका 2 वॉशेस में उसका खत्म हो जाता है काम, लेकिन परमानेंट स्पा एटलीस्ट आपका 3 months चलता है। ओके मैम। सो मैम, आजकल के टाइम में जैसे हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया बूमिंग लाइक, तो उससे अब आप, जब आपका करियर है तो आप ग्राउंड पे ज्यादा हो ऑब्वियसली। बिल्कुल। तो फिर आप कितना महत्व देते हो कि ग्राउंड वर्क और रील में, दोनों में आप कितना महत्व देते हो देखो एक दूसरे को? मतलब मैं, आपने रील की बात की है, तो मैं इन दोनों को ऐसे कंबाइन करना चाहूंगी कि रील से पहले रियल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास रियल था, अब थोड़ा आर्टिफिशियल आ गया है कि जैसे कैमरे से हम लोग एडिट कर देते हैं, लेकिन हम लोग रियलिटी देते थे, क्योंकि हमारे सामने तब ना मोबाइल थे, ना सोशल मीडिया था, हमारे पास सिर्फ माउथ हेड था। हम वर्क करते थे, हमारे वर्क को अप्रिशिएट किया जाता था, और वो आपका मैंने किया तो आपने 2 को बताया, 2 ने 4 को, 4 ने 6 को, इस तरह से हमारे पास माउथ हेड था। उससे हमने मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन अब वो जो आज का जमाना अगर हम कहें, तो आज की जनरेशन के लिए सीखना भी बहुत आसान है और करना भी बहुत आसान है। सीखना ऐसे, हमने एक छोटी छोटी मैगजीन्स हुआ करती थी, मेकअप की मैगजीन्स, हेयर स्टाइलिंग की मैगजीन्स, हम उससे देखकर और पढ़ के सीखा करते थे। ठीक है, रिचा दवे के नाम से आया करती थी बल्कि वो, और उनसे हम सीखा करते थे। और या कोई न्यूज़पेपर में आ गया
तो वो उससे सीखते थे हम लोग, रूपायन में आता था उससे सीखते थे। अच्छा। लेकिन आज का टाइम तो सारा सोशल मीडिया का आ गया है, तो सोशल मीडिया में यूट्यूब, आप इंस्टा हो गया, आप पिंटरेस्ट पर चले जाओ, है ना, तो ये सारी चीजें कितना अपडेट हो चुका है। तो आज के बच्चे, आज की जनरेशन इससे सब सीखती है, बहुत इजीली सीख लेती है और फिर उसको दिखा भी देती हैं अपना वर्क, अपना वर्क दिखा भी सकती हैं। तो फिर वही बात आ जाती है कि मैं पीछे नहीं रही, मैं भी उस जनरेशन के साथ साथ चलती गई और आज मैं आपकी जनरेशन के साथ खड़ी होकर अपना वर्क दे रही हूँ और मैं सोशल मीडिया भी हैंडल कर रही हूँ साथ में। तो जैसे न्यू जनरेशन जब आई तो उसने आपको एक कंपटीशन दिया, एक बराबर का कंपटीशन दिया, आप कह सकते हो, सोशल मीडिया से। नए मेकअप आर्टिस्ट आए एंड दे हैव गुड लैक्स फॉलोअर्स, तो और तब आपको क्या कंपटीशन फील हुआ कि यार मैं इतने सालों से हूँ एंड देन आई गॉट कि इतना कंपटीशन, वो नए बच्चे दे रहे हैं, तो आपको कितना मतलब उससे बिल्कुल ना कोई इफेक्ट आया इससे मेरे करियर पर, ना मेरे कॉन्फिडेंस पर। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तब भी उतना था और आज उससे दुगना है। रीजन ये कि मैं अपने हाथ पर, अपने काम पर भरोसा करती हूँ, ठीक है। और सोशल मीडिया या फॉलोअर्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अब मैं आपको इसको थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी कि आज की जनरेशन के पास वो थोड़ा सीखते हैं, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने उन्होंने मेकअप सीखा और फिर मेकओवर का बोर्ड आ गया और उनके पास एक्सपीरियंस जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम अपने एक्सपीरियंस को लेकर, आज अगर हम अपनी मदर की बात करते हैं तो हमारी मदर के पास कितना एक्सपीरियंस, हमारे फादर के पास कितना एक्सपीरियंस है, तो उनसे हम उतना नहीं सीख सकते जो हमारे पास है। आज हमारे से कम एक्सपीरियंस हमारे बच्चों के पास है, तो वही मैं अपने एक्सपीरियंस के बल पे और अपने कॉन्फिडेंस पर जो है ये सब कर सकती हूँ और मुझे कोई डर नहीं, किसी का डर नहीं, क्योंकि पहली बात तो कि ये कि मैं खुद से कंपटीशन करती हूँ। मेरे इधर भी कोई बैठ जाए, कोई इधर भी बैठ जाए, जितना मर्जी कोई पास में आ जाए, कोई सोशल मीडिया आ जाए, लेकिन मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। और दूसरा ये कि मैं कंपटीशन खुद से करती हूँ। अगर मैंने कल कुछ अच्छा काम नहीं किया तो मैं आज और अच्छा करती हूँ, अगर आज मेरा ज्यादा अच्छा नहीं हुआ तो मैं कल और अच्छा करती हूँ। मैं अपने आप से कंपटीशन करती हूँ। डेफिनेटली बहुत मोटिवेशनल है ये सब हमारे लिए सुनना भी, क्योंकि हम लोग ये सिर्फ इम्प्लीमेंट सुनते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो आपने किया है तो ऑब्वियसली इंस्पिरेशन। और इस चीज का तो बिल्कुल मैं यही कहूंगी कि मुझे इस चीज की बिल्कुल, कोई फियर होता है ना लोगों के अंदर इस चीज का कि भाई वो इतना, उनका इतने फॉलोअर्स हैं, उनका इतना सोशल मीडिया, इतनी रील्स चलती है, ये है वो है, तो हम अपना काम अच्छा दे रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स उससे खुश हैं और हम अपना वर्क देते जा रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस से, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैम जैसे मुस्कान सैलून है, वो इतने टाइम से इट इज एट इट्स प्लेस। कभी कभार होता है कि नई चीजें आई चली गई, उसके बाद इट इज देयर, वो वही है। तो उसमें आपको क्या छोटी छोटी आपकी कोशिशें, हमेशा आपका एक एफर्ट उसको आगे ग्रोथ देने में लगता रहा, तो वो आपने क्या क्या किया कि एज मैं नए रूप में वहां पर आना चाहूँ उस फील्ड में, तो वो मुझे क्या ग्रोथ की तरफ ध्यान देना चाहिए? आप आना चाहती हैं अगर देखिए, मैं पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि कोई भी काम, मैं सैलून की, पार्लर की बात नहीं करूंगी, चाहे कोई भी किसी भी तरह का फील्ड है, उस फील्ड में आने के लिए और वहां पर स्टैंड रहने के लिए, खड़े रहने के लिए मतलब कि आप आए, आपने वर्क किया और आप उसको एक मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है। मेंटेन करके चलने के लिए आपके अंदर फिर से वही कॉन्फिडेंस की जरूरत है। आप डगमगाएंगे नहीं, ठीक है। अगर आप डगमगा गए तो आप पीछे चले गए, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, वो मैंने नहीं किया। तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर आप इस फील्ड में आना चाहती हो तो आप बेधड़क आ सकती हो, क्योंकि सिर्फ उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस और आर्ट की जरूरत है। तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, बट अगर हम कुछ रियल लाइफ का ऐसा कुछ बात करना चाहे कि एजुकेशनली और अपडेटेड रहना पड़ता है, तो वो क्या आपने अपडेट रहने के लिए, देखिए इसका फायदा मुझे बहुत मिला पढ़ाई का। मैं ये कहूंगी कि कोई भी फील्ड है, अगर उसको हम ये बोलें कि इसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आईब्रोज ही तो करनी है या फेशियल ही तो करना है ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं साइंस की स्टूडेंट थी, तो साइंस की स्टूडेंट होने के नाते मुझे स्किन, हेयर की बहुत नॉलेज थी। तो उसकी वजह से अगर मैं कोई भी क्लास करने जाती थी, जैसे अपग्रेड होने के लिए, मैंने चाहे 2 दिन की क्लास की, कभी चाहे 4 दिन की, चाहे 1 दिन की, तो उन क्लासेस को करने के लिए जब मैं अपने उस पूरी क्लास में बैठी होती थी तो मेरी एजुकेशन की वजह से मैं उसको जल्दी से कैच कर लेती थी।
ओके। तो जब मैं जल्दी कैच कर लेती थी उसको तो फिर मैं जल्दी कर लेती थी उसको। तो उससे मुझे मेरी एजुकेशन का मुझे बहुत फायदा मिला, और एजुकेशन का फायदा आपको हर एक फील्ड में मिलता है। एजुकेशन चीज ही ऐसी है, ओके। उससे बहुत फायदा मिलता है। तो उससे हमें वही चीज फिर आ जाती है कि हम उससे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं आराम से उसको हम, ये चीजें। ओके मैम। सो मैम डेफिनेटली लाइफ में जब आप अपने करियर में हो, आपका करियर अच्छा बूम कर रहा है, समटाइम्स लाइफ में बहुत हार्श एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। बिल्कुल। कि अब लगता है यार हो गया, अब नहीं हो गया, अब नहीं करना, या तो आपके करियर से या आपकी लाइफ में। तो वो एक्सपीरियंसेस आपके कैसे रहे, और आप उस तब भी उनको मेंटेन करके यू आर देयर, आज भी आप वहां हो? देखो, मैं ये कहूंगी कि अगर जिसने ये सोच लिया ना कि बस अब हो गया और खत्म, क्योंकि अप डाउन हमेशा चलते हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में हमेशा अप चला, ऐसा नहीं है। अप डाउन हर एक की लाइफ में चलता है, दिन और रात जरूर आता है, ठीक है ना। और अगर दिन में हम खुश हैं और रात में हम घबरा गए, ठीक है, तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, रेस में हम पीछे रह जाएंगे। तो मैंने ना मैं दिन में घबराई ना मैं रात के लिए घबराई। तो अप डाउन्स भी आए लाइफ में, बहुत आए हैं। तो उसको लेकर मैं बिल्कुल घबराई नहीं। तो उससे मैंने और एक्सपीरियंस लिया, इंस्पिरेशन ली, और उसको लेके मैं आगे बढ़ती रही। तो मैं अगर ये कहूँ, मैं फर्श पर थी और अर्श पर आई, सीरियसली। क्योंकि हमने अपनी गृहस्थी, अगर मैं आपको बताऊं तो 1000 रुपए से स्टार्ट की हुई है। और वहां से स्टार्ट करके और 1 चेयर के पार्लर से आज अगर 20 चेयर का सैलून रेडी हुआ है, लग्जरी बना है, तो उसमें पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो गिव अप नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। किसी भी चीज के लिए गिव अप अगर आप कर देंगे ना तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ। तो हार्श एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, ये तो एक जनरलाइज आपने बताया ही है कि कभी गिरना नहीं है। बट हार्श एक्सपीरियंस, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे कि कुछ ऐसा हुआ था कि ये था सिचुएशन और तब मैं उठी हूँ? तो उसकी बात तो मैंने अभी अभी आपको बताई है कि जब हमारी शादी हुई, अब 35 साल हमारी शादी को हो गए हैं। अच्छा। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, और बहुत अच्छी जॉब करते थे, मार्केट में थे, FMCG में थे ये, एरिया सेल्स मैनेजर। लेकिन उन्हें मेरे ऊपर मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंस था। अच्छा। मेरे से ज्यादा मेरे हस्बैंड को हमेशा, आज भी है, हमेशा रहा है। तो हम दोनों ने हम बस 1 साल ही अपने ससुराल में, मतलब हम लोग रहे थे। तो छोटी सी कोई ससुराल में बात हुई, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो हम अपना घर बनाते हैं, और हमने अपना घर बनाना स्टार्ट किया। तो वहीं हम फर्श पर सोए, और मतलब जिस घर में हम रहे किराए पर, उनके ही बिस्तर लेके, चादर लेके हम नीचे लेटे, वहां से हमने स्टार्ट किया। तो इससे ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस तो हो ही नहीं सकता। सही बात है। ये है। तो वहां से शुरू करके हम जब आए हैं अपनी लाइफ को, तो बस फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमने, हस्बैंड वाइफ ने, दोनों ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया, हर कंडीशंस में साथ दिया। इवन हम बच्चे, मतलब जब बच्चे होने वाले हैं, प्रेगनेंसी है, तब भी मतलब हमने साथ नहीं छोड़ा। हम तब भी काम करते रहे, किसी भी कंडीशन में काम करते रहे। हमने काम को नहीं अपने छोड़ा बिल्कुल भी। तो मैम, जैसे अब करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, अगर कोई बच्चा आना चाह रहा है कि ही वांट्स टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट, तो इसमें डेफिनेटली वो आजकल मनी से डेफिनेटली सभी अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या रिटर्न, स्कोप ऑफ अर्निंग क्या रहेगा अगर बहुत अच्छा है, आते हैं तो? बहुत अच्छा स्कोप है। मेरे हिसाब से मैं ये कहूंगी कि यंग जनरेशन आज के टाइम पे बहुत आ रही है इस फील्ड में, बहुत ज्यादा आ रही है, और अच्छा भी लगता है कि, और मेरे को खुद अच्छा फील होता है। जैसे अब यंग जनरेशन की बात करें तो मेरा बेटा जो है वो लॉरियल कंपनी में है, ऑफिसर टेक्निकल है। तो वो उन्होंने बहुत अच्छा कोर्स सीखा हुआ है और बहुत एजुकेशन ली हुई है इस फील्ड की। तो जब वो आते हैं मेरे पास, वो दिल्ली में जॉब करते हैं, तो मैं खुद उसके पास खड़ी होकर सीखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, बच्चों से भी, यंग जनरेशन से सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यंग जनरेशन क्या पता हमें क्या चीज सिखाई जाती है। जैसे कि अभी अगर हम मोबाइल को ही ले लें, या लैपटॉप को ले लें, या फिर हम कंप्यूटर को ले लें, तो हमारे पास इतना सब नहीं होता था। तो यंग जनरेशन हमें 2 मिनट में सिखा जाती है ये सब चीजें। तो यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए, और ये फील्ड उनके लिए बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी नीड नहीं है, वो अपनी छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, और प्रॉफिट भी आएगा उनको। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट अच्छा आता है। जब प्रॉफिट अच्छा आता है, सिर्फ उसके लिए मेहनत की जरूरत है। लेकिन वो ये बिल्कुल ना सोचें कि हमें रातों रात लाखोंपति और करोड़पति बनना है।
ये सोच के अगर वो आएंगे तो नहीं बन सकती बात, क्योंकि ये मेहनत का फील्ड है। वैसे तो हर एक फील्ड में मेहनत होती है, मैं ये बोलूंगी, लेकिन ये बहुत मेहनत का फील्ड है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मेन चीज है कि हमें पूरा पूरा दिन भी खड़े रहना पड़ता है। हम सुबह 6 बजे खड़े होकर रात को 11 बजे तक भी नॉन स्टॉप खड़े होते हैं। और इसमें हम लोगों को सबसे मेन चीज जो यंग जनरेशन में बस एक चीज की मुझे जहां तक की कमी दिखती है, जैसे कि हम आसपास देखते हैं और हमारे पास भी स्टूडेंट्स भी हैं और मेरे पास स्टाफ भी है, तो जो हम नोटिस करते हैं वो ये कि जितना स्टेमिना हमारे अंदर है वर्क करने का, तो आज की जनरेशन के अंदर नहीं है। तो वो स्टेमिना उन्हें बिल्डअप करना पड़ेगा इस फील्ड में आने के लिए। सबसे मेन चीज स्टेमिना, वो बिल्डअप करना पड़ेगा। अगर वो स्टेमिना बिल्डअप नहीं कर पाते तो वो क्लाइंट को 2 घंटे काम करना है तो किस तरह से करेंगे लगातार, है ना। तो स्टेमिना बिल्डअप करना है और अपनी एजुकेशन को और उठाना है और अपने हार्ड वर्क देना है, मेन चीज। तो मैम कस्टमर रिव्यू पे आते हैं, आपने बोला कि मैं आज जो भी कुछ भी अपने क्लाइंट्स की वजह से, तो जनरली मैंने देखा है मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं क्या करते हैं, आप मतलब अपने हिसाब से, आपने मेरे को देखा, आपने मेरे अपने हिसाब से मेरे ऊपर मेकअप कर दिया। समटाइम्स आई वुड फील डिससैटिस्फाइड कि यार ये मेरे हिसाब से तो शायद नहीं हुआ। तो आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कैसे मेंटेन रखते हो कि कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसके लिए आप उससे पूछते हो या वो कैसे करते हो? क्लाइंट सेटिस्फेक्शन की आपने जैसे अभी बात की नंदिनी, तो अगर हम क्लाइंट सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो वही फिर एक्सपीरियंस की बात आ जाती है। तो जब तक हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम सेटिस्फाइड कैसे करेंगे किसी को, है ना। तो वहां पर पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्लाइंट की चॉइस पूछते हैं कि आपको कैसा मेकअप चाहिए, कैसा लुक चाहिए, तो और कैसे हेयर स्टाइलिंग चाहिए, या फिर केमिकल में जा रहे हैं तो आप कैसा चाहते हैं, ब्लो ड्रायर की लुक चाहते हैं या स्ट्रेट लुक चाहते हैं, है ना, या फिर फेशियल्स में जाते हैं तो क्या स्किन में आप, स्किन में जाने के लिए क्लाइंट को नहीं पता होता, वो हमें ही उन्हें बताना पड़ता है, ठीक है। तो मेकअप की बात करते हैं तो वो अपनी चॉइस लेके आते हैं। जैसे आजकल सारे बच्चों की चॉइस है न्यूड मेकअप की, कि मेकअप तो हो, दिखे ना, पता ना चले। जब हमारा जमाना था तो उस टाइम पर क्या होता था कि मेकअप, अगर घर वालों ने मेकअप बुक किया है ब्राइड का, तो उन्होंने अगर 10,000 रुपए खर्च किए तो वो ये बोलते थे कि 10,000 रुपए दिख तो रहे नहीं है आपके फेस पर, है ना। तो आजकल क्या जमाना बदल गया है कि लोग बोलते हैं कि आप पैसे डबल ले लेना लेकिन मेकअप दिखना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो चेंज हो गया है। तो अब उसी चीज को लेकर अगर वही हमारा एक्सपीरियंस, अगर चाहे वो अब अगर हम हेयर कट पर भी चले जाते हैं या फिर मेकअप पर जा रहे हैं, किसी भी चीज पर जाते हैं, आज की जनरेशन हेयर कट लेकर आती है, मोबाइल लेकर आते हैं कि मुझे ऐसा हेयर कट कराना है। तो हमारे को टेक्निक बेस आना चाहिए, किसी भी चीज में टेक्निक आनी चाहिए, चाहे वो हेयर कट है या मेकअप है या हेयर स्टाइलिंग है। तो हमें अगर टेक्निक आती है तो हम टेक्निक के बेस पर कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर हमें किसी बच्चे ने ये दिखाया मोबाइल में कि मुझे ये हेयर कट चाहिए तो मैं यार फटाफट पहले ये कल मैं सीख के आऊंगी, आज मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं पहले आज देखूंगी यूट्यूब बैठ के फिर मैं आपका करूंगी। वो आते हैं, वो हमें लाके दिखाते हैं कि हमें ये कराना है, तो हम कहते हैं बैठिए आपको करते हैं। तो कैसे करते हैं, क्योंकि हमें टेक्निक पता है, तो हम टेक्निक बेस पे करते हैं। फिर हम उन्हें बताते हैं कि आप जो है आप पर ये सूट कर, वो सोचकर कुछ आए हैं, फिर उनकी चॉइस सुनते हैं, उसके बाद हम उन्हें बताते हैं कि आप पर थोड़ा ये चीज सूट करेगी, आपका फेस ऐसा है तो इस तरह का अगर आप लेंगे तो ये चीज सूट करेगी। तो अगर आप कहें तो मैं, अगर आपको मेरे पे भरोसा हो तो मैं करूं, तो क्लाइंट एकदम बोलता है कि बिल्कुल हमें आप पे भरोसा है, आप करिए। तो जब वो क्लाइंट हमारे पे इतना ट्रस्ट और इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है तो फिर हमारा भी बनता है कि हम उसको उतना सेटिस्फाइड करके भेजें कि वो वाकई 10 लोगों को बोले। ओके, तो आपने टेक्निक्स की बात की। अब आजकल ये ट्रेंड है कि क्रैश कोर्स करते हैं बच्चे जनरली मेकअप आर्टिस्ट के यहाँ, आपके यहाँ पे भी बच्चे आते होंगे। तो उससे पर वो टेक्निक आई गेस कि एक क्रैश कोर्स में और एक लॉन्ग कोर्स में डेफिनेटली एक डिफरेंस है, और टेक्निक नहीं इतनी अच्छे से अडॉप्ट होगी। तो देखिए मैं नंदिनी आपकी बात को ये मैं बोलूंगी कि चाहे क्रैश कोर्स करें हम, चाहे लॉन्ग कोर्स करें, हम चाहे ओनली 1 आवर का कोर्स करें, ठीक है। तो मेरा कहना ये है एज ए टीचर, चाहे वो मैं पढ़ाई में टीचर रही हूँ, चाहे मैं अपने इस फील्ड में टीचर रही हूँ, ब्यूटी के फील्ड में टीचर रही हूँ, एज ए टीचर मैं ये कहना चाहूंगी कि चाहे कोई और भी सिखाए या मैं सिखाऊं, तो मेरा कहना सिर्फ ये है, चाहे आप 5 मिनट के लिए भी किसी को सिखा रहे हैं तो आप टेक्निक सिखाइए। अच्छा, जब तक आप टेक्निक नहीं सिखाएंगे तब तक वो उसके हाथ पल्ले कुछ आएगा नहीं। आपने कह दिया कि आप इस तरह का मेकअप आपको करना सिखा दिया हमने, ठीक है, लेकिन आपने उसको टेक्निक तो सिखाई नहीं, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा?
हाँ, तो मेरे हिसाब से चाहे आप छोटा सा कोर्स सिखाएं, बड़ा कोर्स सिखाएं, लेकिन आप सिखाएं टेक्निक बेस। हाँ, तो हमने भी टेक्निक सीखी है, हम भी टेक्निक बेस ही सिखाते हैं। टेक्निक बेस सीखने से ही हम आगे बढ़ पाए, तो वो भी तो तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। ये तो चॉइस ऑफ टीचर इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप कहाँ से कर रहे हो। कर रहे हो, मेन चीज तो यही है हम्म, कि रियली में आपका जो टीचर है, जिसके पास आप सीखने जा रहे हो, उसके पास टेक्निक बेस है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास वाइड गोल्स है, वो कितना सीखा हुआ है, कहाँ से सीखा हुआ है, कितने कॉम्पिटिशन्स फाइट किए हुए हैं, है ना। तो कंपटीशन फाइट करने से बहुत बड़ी चीजें आती हैं हमें, ये है। तो वो सब चीजें टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती नाउ कमिंग टू कॉम्पिटिशन, तो आपने काफी रिकॉर्ड्स बनाए हैं बहुत। हेयर कट में, मेकअप में, तो उन चीजों के बारे में, ये रिकॉर्ड्स बनते हैं, आपको पहले से नॉलेज था या आपको किसी ने इस डायरेक्शन में मूव किया कि यू कैन मेक रिकॉर्ड्स इन दिस, इसमें क्या किया? नहीं, मेरे को किसी ने भी मूव नहीं किया। मैं पहले कंपटीशन की बात करूं अगर, तो ब्राइडल कंपटीशन की बात कर रही हूँ मैं। हेयर कट की बात अभी मैं बाद में करती हूँ, बट मैं पहले ब्राइडल कंपटीशन की बात करती हूँ। ब्राइडल कंपटीशन में मेरा जुनून था। जुनून किसी भी काम के लिए जुनून जरूरी है, लेकिन इस काम के लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो मेरे अंदर जुनून था और मेरे अंदर शुरू से ये फीलिंग थी कि अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, तो उसको मैं कंपटीशन में कन्वर्ट करूँ। तो मैं कंपटीशन में कन्वर्ट कैसे करती थी कि हमारे सहारनपुर में ही सबसे पहला कंपटीशन IMA हॉल में हुआ था, ब्राइडल कंपटीशन। तो उसकी बात करूँ ना मैं अगर, तो जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, आज भी मैं नदीम जी हैं, उनको मैं याद करती हूँ। तो उन्होंने कुछ होर्डिंग्स लगाए थे सहारनपुर में ब्राइडल कंपटीशन के नाम से। तो मैं सहारनपुर पर फ्लाईओवर पर जा रही थी, तो मैंने देखा कि एक कंपटीशन का बोर्ड लगा हुआ है, और मैंने फटाफट वहां से नंबर लिया और अपने हस्बैंड को बताया आकर कि ऐसे ऐसे सहारनपुर में एक ब्राइडल कंपटीशन हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस, उन्होंने कहा तुम तो करोगी पक्का। मैंने कहा हाँ, वो तो मुझे करना है। बस वहां से मेरा जुनून स्टार्ट हुआ, और मैंने अपनी मॉडल सर्च की, मुझे कौन सी मॉडल चाहिए, मुझे ड्रेस क्या चाहिए, मुझे ज्वेलरी क्या चाहिए। तब कंपटीशन में लोग नहीं आते थे, बहुत कम लोग आते थे, बहुत कम। तो मैंने उस कंपटीशन को फाइट किया और मैं फर्स्ट आई वहां पर। और उसके बाद मेरा सिलसिला रुका नहीं, कंपटीशन फाइट करने का और जीतने का सिलसिला रुका ही नहीं। और मैं फाइट करती गई, जीतती गई, और मैं दिल्ली तक, बॉम्बे तक सब जीत के आई। और मैंने स्टार ऑफ दिल्ली अवार्ड जीता, मैंने आपका गोल्डन विंग्स जीता, और बाकी मैंने हेयर कट में रिकॉर्ड बनाया। हेयर कट की बात करें अगर, तो हेयर कट में मुझे जो है एक इंस्पिरेशन मिली थी। वो इंस्पिरेशन मुझे मेरी क्लाइंट से मिली। वो मुझे ऐसे मिली थी कि मेरा क्या काम था कि जैसे अभी भी आपने देखा होगा, इतनी देर से मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ, तो मेरा शुरू से ये था कि मैं अपनी क्लाइंट्स का काम भी करती रहती थी और बातें भी करती थी। तो बातें करते हुए, तो मेरे पास जितने अगर 10 क्लाइंट बैठे हैं, तो मैं हर एक 10 क्लाइंट से कुछ ना कुछ बात करके उनको बैठा के रखती थी, एक उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखती थी। तो मेरे पास एक सिविल हॉस्पिटल के पास से एक क्लाइंट आई, वो फर्स्ट टाइम आई थी, तो वो मेरे पास हेयर कट कराने आई। तो मैं सारे क्लाइंट से भी बातें कर रही थी, हर एक वो बात बुकिंग के बारे में भी बात कर रही थी। तो जब मैं उनसे बात कर रही थी, तो वो कहने लगी कि अरे मैडम, आप मेरा हेयर कट कर दीजिए ठीक से, आप तो सबसे बातें कर रही हैं, और आप इस तरह से बातें करती रहेंगी तो मेरा तो बाल खराब हो जाएंगे, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, ये वो। तो वो बहुत नाराज सी होने लगी। मैंने उनको कूल किया, मैंने कहा आप नाराज मत होइए, मैं आपका बहुत अच्छा हेयर कट करके दूंगी, और मेरी यही हैबिट है, मैं सबके साथ बात भी करती रहती हूँ और मैं काम भी करती रहती हूँ। तो कहने लगी कि नहीं नहीं, आप प्लीज पहले मेरे हेयर कट पे ध्यान दो। मैंने कहा ओके। मैं उनका हेयर कट स्टार्ट करती थी, फिर कोई ना कोई बात कर लेता, तो खैर मैंने उनका हेयर कट किया। वो बड़े बेमन से बैठ के काम करवा रही थी। फिर जब मैंने उनको बैक मिरर दिखाया, कट करने के बाद बैक मिरर दिखाया, तो वो इतनी खुश हो गई, और वो एकदम बोली वाओ यार, आप इतनी बातें कर रहे थे और इतनी बातें करते हुए आपने जो है मतलब मेरा इतना अच्छा हेयर कट किया, तो यार आप तो आंखें बंद करके भी कर सकती हो। ऐसे बोला उन्होंने। जैसे उन्होंने ये बोला कि आप, हाँ रैंडम बोला उन्होंने, बस यही मुझे क्लिक कर गया। तो क्लिक करने के लिए तो एक छोटी सी बात ही चाहिए होती है। तो जैसे वो मुझे क्लिक किया, तो मैं घर आई। मैं मतलब उस टाइम पर ना मैं रुक नहीं पा रही थी सैलून पे, अपने पार्लर पे रुक नहीं पा रही थी कि मैं जाके अपने हस्बैंड को ये बात बताऊं। तो मैं फटाफट घर गई, मैंने जाके अपने हस्बैंड से बात की कि ऐसे ऐसे आज एक क्लाइंट ने बोला। तो मेरे हस्बैंड का फिर कॉन्फिडेंस, वो कहने लगे कि तो लो क्या हो गया, तुम तो कर सकती हो आंखें बंद करके। मैंने कहा यार सच क्या, मजाक मत बनाओ। तो कहने लगे नहीं तुम कर सकती हो।
और इसके पीछे मेरा आप राज सुनेंगे कि जब मैंने पार्लर खोला था आज से 30 साल पहले, और मैंने वेरी फर्स्ट हेयर कट किया था, आपकी जैसी एक बच्ची मेरे पास आई थी हेयर कट कराने के लिए, और मैंने उसका स्टेप कट किया था। तो वो स्टेप कट जब मैं कर रही थी, विंटर्स का मौसम था, तो मैं जब वो स्टेप कट कर रही थी तो करते करते मेरे पसीने गिर रहे थे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं था, मुझे आता ही नहीं था। स्टेप कट मतलब एनी कट मुझे कटनी तो आती नहीं थी, तो मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया कि लो मैं कर दूंगी। तो मैंने कर दिया, लेकिन वो मुझसे अच्छा नहीं हुआ। जब मुझसे अच्छा नहीं हुआ तो मैं बहुत घबरा गई और मेरे को बहुत पसीने आ रहे थे, और मैंने सीजर और कॉम आई, वो जैसे ही गई क्लाइंट, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के हाथ में रखी और मैंने बोला उन्हें, मैंने कहा भाई बस पार्लर खोल लिया है, सफिशिएंट है, अब मैं ये हेयर कट वगैरह नहीं करूंगी, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं करूंगी। इन्होंने फिर वापस वही, इनका कॉन्फिडेंस, वापस कॉम और कैंची मेरे हाथ में रखी और बोला ये रखो, और यही जो कटिंग है यही तुम्हारा एक दिन नाम करेगी। जैसे इन्होंने ये बात बोला, मैंने कहा फिर आप मजाक कर रहे हो? कहने लगे नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, तुम्हारा नाम इसी से ही दोबारा होगा, देखना तुम। और वही जब इनका कॉन्फिडेंस वो मैंने जीता, और उसके बाद मेरे टीचर हैं जावेद हबीब, उनसे मैंने सीखा, और उनसे सीखने के बाद मैं इस फील्ड में प्रैक्टिस करती गई, और मैंने इतनी प्रैक्टिस की कि मैं आंखें बंद करके कटिंग करने लग गई। और फिर मैंने उसमें रिकॉर्ड बनाया, और मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया हुआ है। मैंने जब रिकॉर्ड बनाया था, मैं इंडिया की अकेली लेडी थी, अब मुझे पता नहीं है, अभी मैंने चेक भी नहीं किया, और मुझे हो गए हैं 10 साल रिकॉर्ड बनाए हुए, और इसका मुझे काफी सारे रिवॉर्ड्स मिले। जैसे अभी मुझे लेटेस्ट मिला है 27 तारीख को अक्टूबर में मिला है, मैं दिल्ली गई थी, तो एक नारी 100 पर भारी, ये मुझे मिला है इसका अचीवर अवार्ड, जिसमें मुझे मिला आपका आउटस्टैंडिंग मेकअप आर्टिस्ट एंड ब्लाइंड फोल्डेड हेयर कट इन ब्लाइंड फोल्ड, हाँ इसमें मिला मुझे। ग्रेट। तो ओके, अब इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल मेकअप्स थोड़े अलग ट्रेंड में चले गए हैं, लाइक हेलोइन मेकअप्स, यूनिकॉर्न मेकअप, नाउ फेदर्ड लैशेस। सो इसका स्कोप क्या है, और क्या इसको मुझे कहीं से सीखना चाहिए, पर्टिकुलर किसी एकेडमी से, और मार्केट डिमांड कितनी है इस चीज की? देखो मैं ये बताऊंगी आपको कि जिन मेकअप्स के आप नाम ले रहे हैं ना, तो ये हमारे रेगुलर बेसिस में नहीं आते। ये रेगुलर नहीं आते, ये थोड़े ड्रामेटिक मेकअप होते हैं, और ये जो हेलोइन मेकअप है ये हमें पर्दे के लिए काम आते हैं, ठीक है, जैसे थिएटर्स हो गए, है ना, उन सब चीजों में ये काम आते हैं। तो उसके लिए देखो हमें सीखना तो सब चीज को पड़ता है। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप देख के भी कर सकते हो, लेकिन उसमें कितनी प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट यूज हो रहा है, और उस प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करें, उसको यूज करने का तरीका। मान लिया हमने चोट का निशान बनाया, ठीक है, तो चोट का निशान बनाने के लिए हम तो अपना माइंड चलाते रहेंगे ना कि ये कर लेते हैं तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, लेकिन जो रियल प्रोडक्ट है उसको करेंगे तो एकदम ओरिजिनल आएगा, एकदम ओरिजिनल। अब टाके का निशान है फेस पर, हमें टाके का निशान देना है ना, तो वो टाके का निशान देने के लिए हमें उसके लिए रियल प्रोडक्ट की नॉलेज होनी जरूरी है। तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ता है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी क्लास नहीं, अगर बड़ी क्लास नहीं ले सकते तो छोटा मोटा नॉलेज तो जरूर लेना पड़ता है कि आपको इंटरेस्ट है तो आप छोटी मोटी नॉलेज लेके उसको बढ़ा सकते हो आगे। तो बट इसका डिमांड अभी मुझे लगता है इतना कम है, डिमांड कम है। रीजन ये है कि आज के समय में ना हर कोई खुद को अच्छा दिखाना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है, खुद अपनी स्किन, अपना मेकअप, अपना हेयर स्टाइल, ये सब चीजें ज्यादा दिखाना चाहता है। और जो ये इस टाइप के मेकअप है, ये मैंने वही बताया कि ये प्रोफेशनल यूज के लिए हैं, और या थोड़ा स्टेज हो गया, पार्टी थीम्स हो गए, किसी थीम में यूज हो रहा है ये, तो वो वहां पर यूज होते हैं, तो वो उसका इतना ज्यादा डिमांड अभी नहीं है। लेकिन यंग जनरेशन इसमें आना चाह रही है, आना चाह रही है, हाँ नहीं यंग जनरेशन इसमें काफी आना चाह रही है, और यंग जनरेशन का हमने देखा भी है कि इस काम में हाथ भी बहुत अच्छा है। मैंने नोटिस भी किया इस चीज को कि उनका हाथ, क्योंकि उनको इंटरेस्ट आ रहा है ना इसमें, इसलिए। तो मैम कि प्रोडक्ट सिलेक्शन पे अगर हम आए, प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, कंपनी सिलेक्शन हो गया, व्हाइल यू आर चूजिंग योर प्रोडक्ट्स की दिस विल बी द बेस्ट प्रोडक्ट कि मैं अपने कस्टमर पे ये यूज करूंगी, हार्म भी नहीं करे, इट विल बी अ गुड प्रोडक्ट। सो वो कैसे चूज करते हो आप? देखो पहले क्या, जैसे कंपनीज आए और उन्होंने आपको पूरा दावे के साथ दे ट्राई टू टेक योर ट्रस्ट, बट वो आप कैसे उसको मैं बताती हूँ कि देखो अगर हम काम अच्छा दे रहे हैं ना, तो काम हमारी दो चीजें होती हैं हमारा वर्क करने के लिए, एक हमारा काम प्लस जो हम कर रहे हैं, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट। अगर हम ये बोलें कि हम अपने
हमारी अपनी आर्ट बहुत अच्छी है, हम उससे अच्छा काम दे देंगे, हाँ। लेकिन उसी से काम नहीं चलेगा। हाँ, हमें प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे चाहिए होते हैं। हाँ ठीक है, तो हमारा काम करने के लिए दोनों चीजों की नीड होती है, प्रोडक्ट्स एंड वर्क, दोनों चीजों की जरूरत होती है। तो अच्छा प्रोडक्ट हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ से आए और कैसे आए? तो उसके लिए देखो, जब हम सैलून ओपन करते हैं तो उसके पास हमारे पास बहुत सारी कंपनी, अच्छी अच्छी कंपनीज के लोग आते हैं कि आप हमारी कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए तो उससे आपका काम ये अच्छा हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा। हम स्किन की बात करें तो उसके लिए फेशियल्स के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए आते हैं, मेकअप की बात करें तो उसके लिए आते हैं, केमिकल की बात करें तो वो अपनी कंपनी का प्रमोशन करने आते हैं। लेकिन हम ये नहीं कि हम ब्लाइंड पे करके उनके ऊपर और हम अपना लिया उनसे प्रोडक्ट और हमने काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे लिए हमारा क्लाइंट जो है वो प्रायोरिटी है। हमारा क्लाइंट जो है उसका काम हम खराब नहीं कर सकते हैं कि हमने थोड़ा लालच कर लिया कि यार थोड़ा कम पैसे में प्रोडक्ट मिल रहा है और हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं इससे, तो हम वो नहीं करते हैं। कभी होता है कि क्योंकि देखो, जो क्लाइंट है हमारा, तो उसकी स्किन और उसके हेयर, ये दोनों चीजें उसकी ब्यूटी है। ठीक है ना, और ये दोनों चीजों में से हम उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम उस चीज को ना करके, मतलब कि हल्की चीजें ना यूज करके, हम पहले अच्छे ब्रांड्स देखते हैं और उस ब्रांड्स के साथ में फिर हम उनका डेमो लेते हैं। ओके, डेमो मस्ट है, क्योंकि आज कोई केमिकल है और हमने उनको यूज कर दिया, किसी क्लाइंट के बाल ही कट के आ गए। आपने बहुत सारी रील्स भी ऐसी देखी होंगी कि किसी की रिबॉन्डिंग हो रही है, किसी की उनके बाल ही कट के पूरे आ रहे हैं, या फिर टूल्स हम यूज कर रहे हैं, मान लिया हम आयरन यूज कर रहे हैं, हम कोई भी टूल यूज कर रहे हैं और वो टूल हमारे बहुत हार्श हैं और अच्छी कंपनी के नहीं है और वो हमारे क्लाइंट के बालों को खराब कर रहे हैं, उसको, है ना, और डैमेज कर रहा है पूरा, उसका हेयर केमिकल उसका खराब कर रहा है या स्किन खराब कर रहा है, तो हम क्यों खिलवाड़ करेंगे उसके साथ? तो इसलिए जब हम पैसा अच्छा ले रहे हैं, हम काम अच्छा देंगे, काम अच्छा देंगे तो हम प्रोडक्ट अच्छा यूज करेंगे। तो मेरा कहना यही है कि कभी भी किसी को भी प्रोडक्ट के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। पार्लर्स इररिस्पांसिबली यूज कर लेते हैं, फिर नहीं करना चाहिए, और वो सब नहीं करना चाहिए। तो मैम, लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आप क्या देना चाहोगे जो इस स्ट्रीम में रियली आना चाहते हैं, मैं या मेरे जैसे बच्चे जो आना चाहते हैं? लास्ट पीस ऑफ एडवाइस की ऐसे आप करो, बने रहोगे, और क्या एक मंत्रा जो होता है वो क्या रहेगा? बस सबसे पहला कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करके रखें, उसको तो निकलने ही ना दे। ठीक है, और गिव अप किया तो सोचे ही ना कि यार जो तुमने पहले भी बोला था कि अगर हम देखो, रुका हुआ पानी होता है ना तो वो स्मेल देता है। ठीक है, चलता हुआ पानी जो है वो हमेशा स्मेल नहीं देगा और उससे बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो कभी रुको मत, चलते रहो। चलते रहोगे तो कुछ ना कुछ पाते रहोगे, एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। और बस ये सोच लेके कभी मत चलना कि मुझे रातों रात अमीर होना है। ये एक मंत्रा तो मैं जरूर बोलूंगी कि रातों रात अमीर होने का मत सोचो। अपना कॉन्फिडेंस, अपना स्टेमिना, बहुत ज्यादा है कि पैसा एकदम आ जाए, स्टेमिना और अपना टाइम दो काम को, तो पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। आप अपना 100% दोगे, 100% आएगा आपके पास। अगर आप 100% नहीं दोगे तो फिर 1% ही आएगा। Okay. Yeah. Thank you so much, ma'am. It is great meeting you. Thank you so much. Thank you, Nandini. I'm just glad to meet you. Thank you.